बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम आगे देखेंगे। हम कॉस्ट बिहेवियर्स की बातें कर रहे थे और कॉस्ट बिहेवियर में हमने ये देखा कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन किस तरह हो सकती है। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन बेसिकली अगर प्रोडक्ट और नॉन प्रोडक्ट की कॉस्ट की बेसिस पे हो तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को हमने क्लासिफाई किया। फिर हमने प्रोडक्ट कॉस्ट के एलिमेंट देखे। फिर हमने पीरियड कॉस्ट की देखा कि उसको कैसे चार्ज किया जाता है। और उसके बाद हमने कॉस्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में क्लासिफाई किया, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की डोमेन में। और उसके बाद अगले लेक्चर में हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है। फिर कुछ और मजीद कॉस्ट की टाइप देखी कि संक कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। और फिर हमने डिफरेंशियल्स की बात की कि अगर जब हम अल्टरनेटिव्स के दरमियान डिसीजन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम उन कॉस्ट को कंसिडर करेंगे जो कि इंक्रीमेंटल है या डिफरेंट है दोनों अल्टरनेटिव में। आज का जो लेक्चर है ये बेस करेगा, कुछ चीज़ें रिकैप होंगी जिस हम रिकैप करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को। और उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर में प्राइमरीली मिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे। और मिक्स कॉस्ट को सिर्फ समझना नहीं है बल्कि इसकी कैलकुलेशंस भी देखेंगे कि अगर मिक्स कॉस्ट को स्प्लिट करना हो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में तो फिर हमारे पास मेथड्स अवेलेबल कौन कौन से हैं। Cost classifications for predicting cost behavior. Cost behavior refer to how a cost will react to changes in the level of activity. The common classifications are variable costs, fixed costs, mixed costs. हमने कहा कि अगर हम कॉस्ट को इस बेसिस पे क्लासिफाई करें कि जिस बेसिस पे वो बिहेव करती है टू द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। और एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। एक्टिविटी का मतलब हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस भी एक एक्टिविटी है, लेबर आवर कितने सर हुए हैं ये भी एक्टिविटी है, आपका मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है उसके यूनिट्स अगर देख लीजिए केजीज हैं या यूनिट्स हैं जो भी, वो भी एक एक्टिविटी है। मशीन आवर्स कितने घंटे मशीन आवर सर्व हुए हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, वो भी एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी कोई भी हो वो ऑफ कोर्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन और क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया डिफर करेगी, वो हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। लेकिन अगर कोई कॉस्ट एक्टिविटी के लेवल पे चेंज हो रही है या नहीं हो रही, उसकी क्लासिफिकेशन तीन तरीके से ही हो सकती है। या तो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, या इट इज अ फिक्स कॉस्ट, या इट इज अ मिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस की हैं, बट उसको क्योंकि मिक्स कॉस्ट को समझने के लिए एक बार हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का रीकैप करना पड़ेगा ताकि हम मिक्स कॉस्ट को समझ सकें। अगेन वेरिएबल कॉस्ट, मैंने आपसे कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे जैसे एक्टिविटी का लेवल ज्यादा होगा कॉस्ट भी ज्यादा होगी। और अगर कॉस्ट की नेचर इस तरह की है कि वो एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इंक्रीज हो रही है और प्रोपोर्शनेटली मोस्टली इंक्रीज हो रही है, तो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। योर टोटल टेक्सटिंग बिल इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी टेक्स्ट यू सेंड। अगर जिस तरह आजकल पैकेजेस आ गए हैं, अगर हम उसको इग्नोर कर दें एसएमएस के पैकेजेस को, सिंपल हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक एसएमएस करने का अज्यूम करते हैं 1 रुपया लगता है, तो जितने ज्यादा आप एसएमएस करेंगे उतना आपका बिल ज्यादा आएगा। 2 एसएमएस करेंगे 2 रुपए बिल आएगा, 100 एसएमएस करेंगे 100 रुपए बिल आएगा। तो अगर जिस जिस तरह आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, इस केस में एक्टिविटी क्या है, नंबर ऑफ एसएमएस सेंड। तो अगर आपकी जिस जिस तरह एक्टिविटी बढ़ रही है और उसी तरह बिल भी बढ़ रहा है, यानी कि कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो इस तरह की कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। और इट इज डायरेक्टली और proportionately variable to the level of activity.
फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर इसकी और डिटेलिंग में जाएं तो नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है, हमारी ये एजम्पशन रहेगी कि वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी हमारे डिसीजन मेकिंग होगी उसके अंदर मोस्टली हम ये कंसिडर करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट है। मतलब उसी एग्जांपल को मैं दोबारा कहूँ कि 1 रुपए में अगर एक एसएमएस जा रहा है और 2 रुपए में 2 एसएमएस जा रहे हैं, तो इसका मतलब पहले एसएमएस की कॉस्ट भी 1 रुपए है और दूसरे एसएमएस की भी कॉस्ट 1 रुपए है। इस एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट एसएमएस की जो कॉस्ट है वो 5 सेंट्स है, यूएस डॉलर की अगर बात करें, और सेकंड एसएमएस की भी कॉस्ट 5 सेंट ही है। तो अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी और वो 5 सेंट्स पर टेक्स्ट मैसेज रहेगा इस केस में, और इसीलिए यहाँ पे लाइन पैरेलल है टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे जो लाइन थी वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, यानी कि आपका जो वेरिएबल टोटल कॉस्ट है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी से प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करती जाती है, जबकि पर यूनिट कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट वो कांस्टेंट रहती है। अब हमने लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात की। मैंने आपसे कहा लेवल ऑफ एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। द मेजर ऑफ व्हाट कॉज द इंकरेंस ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। हर वो चीज जो वेरिएबल कॉस्ट को इनकर करेगी उसको हम लेवल ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट जाहिरी बात है कि एक वेरिएबल कॉस्ट है। जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होंगे उतनी ही ज्यादा मटेरियल कॉस्ट आएगी। तो इस केस में मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। इसी तरह आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी फ्यूल कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट है। जितनी ज्यादा ड्राइव करेंगे उतनी ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, और इस केस में लेवल ऑफ एक्टिविटी माइल्स ड्रिवन या किलोमीटर्स ड्रिवन है। इसी तरह आप अगर मशीन की कॉस्ट की बात करें तो मशीन की कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी जितने मशीन यूज होगी। तो इसी तरह आपका इस केस में जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो मशीन आवर्स है। और लेबर कॉस्ट है, लेबर को कितनी पेमेंट की है। अब लेबर की जो वेजेस होती हैं वो नॉर्मली आवर्स के हिसाब से पे की जाती है कि जितने घंटे लेबर काम करेगा उतने घंटे के पैसों से मिलेंगे। तो जाहिर है इस केस में इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जितनी ज्यादा आवर काम करना पड़ेगा उतनी ज्यादा कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा लेबर आवर की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में डायरेक्टली जो आपकी एक्टिविटी है वो बेस कर रही है लेबर आवर पे, और इस केस में एक्टिविटी लेबर आवर है। तो हमने जहां पे बात की कि वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो ये जो एक्टिविटी है ये हर केस में डिफरेंट होगी। इसको एट टाइम्स हम कॉस्ट ड्राइवर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्टिविटी का लफ्ज बोलेंगे क्योंकि कॉस्टिंग के भी कह लें कि ओरिजिन था जिसको हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्टिंग बोलते हैं। और उसके आगे जाके हम इसमें फिर जब हम हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऊपर आ जाएगा, हम सारी चीजें समझ जाएंगे, तो हम फिर इसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए फर्दर कॉस्टिंग मेथड क्या डिवाइस हुए, उसके अंदर कॉस्ट ड्राइवर्स की डिटेल में बात होगी। यहाँ पे इसको आप लेवल ऑफ एक्टिविटी ही बोल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, योर मंथली कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कॉस्ट एक्चुअली इज द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब आपकी एक्टिविटी का लेवल ज्यादा हो या कम हो, फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट विल नॉट चेंज। योर मंथली कॉन्ट्रैक्ट फी फॉर योर सेल फोन इज फिक्स्ड फॉर द नंबर ऑफ monthly minutes in your contract. Your monthly contract fee does not change based on the number of calls you made. तो अगर कोई मंथली कॉन्ट्रैक्ट फी है मोबाइल की, हमारे पाकिस्तान के केस में हम इसको लाइन रेंट कह लें, अगर कोई लाइन रेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपका कॉल हो रही है या एसएमएस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में ये एक फिक्स कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे एक्टिविटी ज्यादा होगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होगी। और इम्प्लाइड है कि अगर आपको 100 रुपए लाइन रेंट पे करना पड़ रहा है और आपने पूरे महीने में एक कॉल की है तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर कॉल 100 रुपए है। अगर वही लाइन रेंट 100 रुपए ही रहेगा और आपने पूरे महीने में 10 कॉल्स की हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर कॉल
100 रुपए से रिड्यूस होकर 10 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि जिस जिस तरह एक्टिविटी ज्यादा होगी उसका पर यूनिट अगर आप पोर्शन कर रहे हैं टू द नंबर ऑफ कॉल्स मेड, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि वो कॉस्ट फिक्स है, लेकिन अगर जिस जिस तरह एक्टिविटी ज्यादा होगी, पर एक्टिविटी फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होगी। और ये भी यही बात कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा कि ये प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि एक टाइम आएगा ये आपका पैरेलल हो जाएगी टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी और वर्टिकल एक्सिस भी। इसलिए क्योंकि जितनी मर्जी आप एक्टिविटी कर लें, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जीरो तो नहीं हो सकती। अगर कोई फिक्स कॉस्ट है 100 रुपए, तो 100 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें, एक्चुअली वो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो सकता। इसीलिए ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी, एक्सिस के पास पास जाके ये पैरेलल हो जाएगी। और उसके बाद वही बातें इसने दोबारा यहाँ पे हमने की हुई हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन एक्टिविटी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। जो हमने बात की कि वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है वो वेरिएबल रहेगी, वो जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज होगी कॉस्ट इंक्रीज होगी, या वेरिएबल एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे जो पहली बात है और फिक्स कॉस्ट के बारे में जो दोनों बातें हैं वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हैं, और ये प्रैक्टिकली लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि फिक्स कॉस्ट भी आपकी फिक्स रहती है इन टोटल, और पर यूनिट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इंक्रीज होती है। थोड़ा सा जो फर्क ये है कि इन प्रैक्टिस एट टाइम्स ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन हम जितने भी डिसीजन मेकिंग करेंगे उसके अंदर हमारी यही कंसिडरेशन होगी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। इसकी वजह क्या है? जब आप जिस जिस तरह एक्टिविटी बढ़ती है तो नॉर्मली आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम मटेरियल की बात करते हैं, एक यूनिट की कॉस्ट 2 रुपए, 2 रुपए की कॉस्ट 3 रुपए, 4 रुपए, लेकिन हो सकता है 10 यूनिट की कॉस्ट 19 रुपए हो। तो इसलिए प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट एग्जैक्टली नहीं रहती, लेकिन जितने भी डिसीजन मेकिंग है उसमें हमारी इजम्पशन ये होगी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पे। यहां तक तो हमने एक तरह से रीकैप किया टू व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर। अब हम एक लेवल आगे आते हैं मिक्स कॉस्ट पे। A mixed cost contains both variable cost and the fixed cost element. Consider example of utility cost. नाम से वादे है, इसको मिक्स कॉस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी फिक्स कॉस्ट है और थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट है। इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं और इसको सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। आपको एग्जांपल दी हुई है और बड़ी आई थिंक रेलेवेंट एग्जांपल है, इससे सारे फेमिलियर होंगे। आपका यूटिलिटी का बिल और स्पेसिफिकली आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात कर लेते हैं। घर की इलेक्ट्रिसिटी के बिल में एक आपका लाइन रेंट होगा जो हर महीने लाजमी आएगा, चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या नहीं इस्तेमाल करें। उस वो जो पोर्शन है आपके बिल का वो फिक्स्ड इन नेचर है। उसके बाद यूनिट्स की कॉस्ट आ जाती है जो वेरिएबल इन नेचर है। तो अगर आपका बिजली के बिल का टोटल अमाउंट में देखूं तो इट इज एक्चुअली अ मिक्स कॉस्ट और अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट और अ सेमी फिक्स कॉस्ट, कि ये ना तो टोटली वेरिएबल है ना ही टोटली फिक्स्ड है। तो इसीलिए इस तरह की कॉस्ट को, और नॉर्मली इस तरह की कॉस्ट को जो है मिक्स कॉस्ट में क्लासिफाई किया जाता है। अब चलें यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आगे हम डिटेल में देखते हैं। आपने रिग्रेशन पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, पिछले डिग्रीज में भी पढ़ा होगा, इस डिग्री में पिछले कोर्सेज में स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन पढ़ा होगा। अब अगर आप मिक्स कॉस्ट को असर्टेन करना चाहें ना, तो एग्जैक्टली उसी लाइन से आप इसको असेस कर सकते हैं जिस तरह आपने रिग्रेशन की थी। एक और बात याद रखिएगा इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मिक्स कॉस्ट एक्चुअली फेनोमेना तो हमने समझ लिया, लेकिन अकाउंटेंट्स की डिसीजन मेकिंग में मिक्स कॉस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती।
इसका मतलब कि ये जो मिक्स कॉस्ट जितनी भी होगी ना, इसको अकाउंटेंट पहले क्लासिफाई, इसको अलग करेगा, यानी कि जो आपकी बिल है उसमें से फिक्स का पोर्शन अलग करना पड़ेगा और वेरिएबल का पोर्शन अलग करना पड़ेगा, फिर हम डिसीजन मेकिंग पे आएंगे। हमारे पास अकाउंटिंग की डिसीजन मेकिंग में, जो कॉस्ट अकाउंटिंग की डिसीजन मेकिंग है, उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए दो ही तरह की कॉस्ट हम यूज करते हैं, वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर इज फिक्स कॉस्ट। तो इसलिए अब अकाउंटेंट को ये करना पड़ेगा, इस मिक्स कॉस्ट के अंदर से जितना फिक्स एलिमेंट है उसको अलग करके एज अ फिक्स कॉस्ट यूज करना पड़ेगा, और वेरिएबल कॉस्ट का जो एलिमेंट है वो अलग करके उसको एज अ वेरिएबल कॉस्ट यूज करना पड़ेगा अपने डिसीजन मेकिंग में। अगर बिल की बात करूं तो उसका लाइन रेंट जो है वो यूज होगा इन आर डिसीजन मेकिंग एज अ फिक्स कॉस्ट। इसी तरह उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि जो उसका पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो अकाउंटेंट्स यूज करेंगे एज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इसलिए मिक्स कॉस्ट के केस में जो समझने वाली बात है वो ये है कि अकाउंटेंट को इन कॉस्ट को उन्हीं दो कैटेगरीज में, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में सेग्रीगेट करना पड़ेगा, इस तरह डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे रिग्रेशन की। रिग्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इक्वल होता है, जो रिग्रेशन की इक्वेशन थी a प्लस बी एक्स, ये बेसिकली रिग्रेशन की इक्वेशन है, ये स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ी होगी। y जो था स्टैटिस्टिक्स में, जब आपने रिग्रेशन पढ़ी, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, a आपका कांस्टेंट था और b आपकी स्लोप थी रिग्रेशन के अंदर। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं आपके पास जितने बिल आए हुए हैं उसके अंदर अलग से नहीं लिखा हुआ फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। आपको ये पता है इसके अंदर कुछ वेरिएबल एलिमेंट है, कुछ फिक्स एलिमेंट है, लेकिन बिल के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि लाइन रेंट कितना है और यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, टोटल बिल आ गया। और ऐसे बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, बिल के ऊपर तो लिखा होता है, लेकिन ऐसी काफी सारी कॉस्ट होती हैं जिसके अंदर आपको अलग से सेग्रीगेट किया हुआ नहीं आता। जब आप बिजनेसेस कर रहे हो तो आपको एज एन अकाउंटेंट इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अब बाद में कह रहा था कि अगर तो मिक्स इसकी बात करें तो वाई, अगर हम इसी की बात करें कि मिक्स कॉस्ट को रिग्रेशन से कैसे अलग करेंगे, तो बेसिकली मिक्स कॉस्ट, या मैं कहूँ टोटल कॉस्ट, अगर तुम मिक्स कॉस्ट की ही बात करें तो टोटल कॉस्ट एक्चुअली इज वाई। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। ठीक है, आपकी जो मिक्स कॉस्ट भी है, बिजली का जो बिल है, वो भी यूनिट्स पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो मिक्स्ड इन नेचर है, 100% प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन वो डिपेंडेंट जरूर है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के यूज होगी उतना ज्यादा बिल आएगा, चाहे वो वेरिएबल इन नेचर है। तो वाई आपका स्टैंड करेगा द टोटल मिक्स कॉस्ट। ए आपका कांस्टेंट होता है, और इस केस में कांस्टेंट क्या है, आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। तो अगर ए की वैल्यू आप रिग्रेशन से निकालेंगे ना तो आपकी फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। इसी तरह एक्स जो है एक्चुअली लेवल ऑफ एक्टिविटी है। अगर बिजली के बिल की बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसी तरह कोई भी मिक्स कॉस्ट हो उसके अंदर लेवल ऑफ एक्टिविटी बेसिकली एक्स हो जाती है। और ये जो बी है ये आपका स्लोप होता था, और स्लोप का मतलब ये है कि इस केस में ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी डेटा पे रिग्रेशन की इक्वेशन अप्लाई करें और उससे a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड कर लें, ऑफ कोर्स y और x की वैल्यू मोस्टली आपके पास होगी, अगर नहीं भी हो तो हाँ मोस्टली आपके पास होगी। या आपको ये पता होगा कि बिजली के यूनिट कितने कंज्यूम हुए, और आपको ये पता होगा कि टोटल बिल कितना है। अब आपने पता ये कराना है इसके अंदर फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है, तो आप रिग्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल रिग्रेशन की इक्वेशन जिस तरह आपने स्टैटिस्टिक्स में सीखी थी। हम क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि बी का फॉर्मूला क्या था, ए कैसे कैलकुलेट किया था, रिग्रेशन लाइन किस तरह थी, स्कैटर्ड डायग्राम कैसे बना था। ये रिग्रेशन की बातें आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होंगी एग्जैक्टली वैसे ही। यहाँ पे हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। हम ये देखेंगे, एक तो हमारे अकाउंटेंट्स भी इसके लिए कोई टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम आगे देखते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। और अगर रिग्रेशन की बेस पे, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो स्टैटिस्टिक्स की है, मिक्स्ड कॉस्ट को यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को मिक्स कॉस्ट के अंदर से स्प्लिट करने के लिए अकाउंटेंट्स की भी एक टेक्निक है जिसको हम हाइलो मेथड कहते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। और रिग्रेशन हम सिर्फ
समरी उसकी देख लेंगे कि इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है थ्रू स्प्रेडशीट्स, और स्लोप कैसे कैलकुलेट की जाती है। बेसिकली ये रिग्रेशन इक्वेशन है, इसको हम आगे देखते हैं। उन्हीं उसने ये बताया हुआ है कि इफ योर मंथली यूटिलिटी बिल इज 40 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 0.03, तो रिग्रेशन की इक्वेशन से आप फिक्स कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड योर मंथली एक्टिविटी इज 2000 किलोवाट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल। तो ये तो सिंपल इक्वेशन है, इस केस में हमने कुछ सेग्रीगेट नहीं करना, बल्कि रिग्रेशन की इक्वेशन से सिर्फ प्रिडिक्ट करना है। उसने आपको ये बताया कि पर किलोवाट जो यूटिलिटी कॉस्ट है वो $0.03 है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी। 2000 किलोवाट आपने यूज किए हैं, तो जाहिर बात है 2000 किलोवाट के पैसे देने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.03, और इसके अलावा $40 जो है वो फिक्स कॉस्ट भी है। तो फिक्स कॉस्ट में आप प्लस कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द लेवल ऑफ एक्टिविटी, विच इज इन दिस केस इज द टोटल नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा $60, इसका आ जाएगा $40 फिक्स कॉस्ट है, टोटल आपकी कॉस्ट $100 आ गई है। इस तरह इस रिग्रेशन की इक्वेशन से अगर आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पता है तो आप टोटल मिक्स कॉस्ट या टोटल बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंट एनालिसिस एंड द इंजीनियर अप्रोच। इन अकाउंट एनालिसिस, each account is classified as either variable or fixed based on the analyst's knowledge of how the account behaves. जैसा मैंने आपसे कहा कि जो अकाउंटिंग की एनालिसिस होती है उसके अंदर कोई भी मिक्स कॉस्ट नहीं हम यूज करते, या तो वो वेरिएबल होगी या वो फिक्स्ड होगी। तो इसीलिए हमें अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को क्लासिफाई करना पड़ेगा, जो सॉरी मिक्स कॉस्ट के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। द इंजीनियरिंग अप्रोच क्लासिफाइज कॉस्ट बेस्ड अपॉन an industrial engineer's evaluation of production cost method and material, labor and overhead requirements. अच्छा, अब यहाँ पे ना दूसरा सवाल आता है। पहला सवाल ये था कि हमें वेरिएबल कॉस्ट पता थी, हमें फिक्स कॉस्ट पता थी जो हमने पिछले इक्वेशन में देखा यहाँ पे, और हमें टोटल मिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो हम सिंपल वो जो रिग्रेशन इक्वेशन है उससे निकाल सकते हैं। हमें हमें पता है कि ये टोटल मिक्स कॉस्ट की जो वैल्यू वो y से होती है, a हमारी फिक्स कॉस्ट है, b हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और x जो है वो हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी है। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो हम जो है टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, और इसी वैल्यू को अगर हम चेंज कर लें, फर्ज करें हमें वेरिएबल कॉस्ट ना पता हो, बाकी सारे एलिमेंट पता हो और मिक्स कॉस्ट पता हो, तो हम इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके। मतलब हमें चार में से अगर तीन वेरिएबल की वैल्यू पता है तो हम चौथे की निकाल सकते हैं। अब इससे ऊपर की एक बात करते हैं। अब हमारे पास है मिक्स कॉस्ट। आपको ये पता है कि हर महीने का टोटल बिल कितना है, आपने बिल संभाल के रखा हुआ है, और उसके ऊपर ये लिखा आ रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट जो हैं वो इतने हैं। अब आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि आप ये बताएं इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए अकाउंटेंट्स जो कह लें कि मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हाई लो मेथड। अब यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है, और आपकी टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ मेंटेनेंस दिए हुए हैं। इस कॉस्ट के अंदर क्योंकि हम मिक्स कॉस्ट की बातें कर रहे हैं, कुछ पोर्शन है मेंटेनेंस कॉस्ट का जो कि फिक्स्ड इन नेचर है, चाहे मेंटेनेंस कराएं या ना कराएं वो पैसे देने पड़ते हैं कंपनी को, और कुछ पोर्शन है जो वेरिएबल इन नेचर है, जितने कंपनी के वर्कर के आर लगते हैं फॉर मेंटेनेंस उसको वो चार्ज कर लेते हैं। अब अकाउंटेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए ये जरूरी है कि इस बिल के अंदर से, ये 6 महीने का बिल का डेटा दिया हुआ है, इस बिल के डेटा में से फिक्स्ड अलग करे और वेरिएबल अलग करे।
और जैसा मैंने आपसे कहा कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए अकाउंटेंट्स जो मेथड यूज करते हैं उसको हम हाई लो मेथड बोलते हैं। हाई लो मेथड में आपने करना क्या है? हाई लो मेथड में आपने सबसे पहले एक्टिविटी में से हाईएस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है और लोएस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। मतलब एक्टिविटी आपकी नंबर ऑफ आवर्स है, मेंटेनेंस आवर। याद रखिएगा, कॉस्ट हाईएस्ट कॉस्ट और लोएस्ट कॉस्ट नहीं आइडेंटिफाई करनी। मोस्ट प्रोबेबली वो भी वही लेवल होगा, लेकिन हमने फिलहाल एक्टिविटी की बेस पे सेग्रीगेट करना है। इसका मतलब फरवरी में आपकी जो एक्टिविटी है वो लोएस्ट है, तो सबसे जो लोएस्ट एक्टिविटी है वो 450 हो गई, और हाईएस्ट एक्टिविटी जो है वो जून की है, दैट इज 850 यूनिट्स। हाई लो मेथड नाम से वाज़ेह है कि ये हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को यूज करता है टू फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट एंड देन फिक्स कॉस्ट। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी को हाईलाइट कर लें। जून की सबसे हाईएस्ट होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट, इसी को कॉपी किया हुआ है, 850 यूनिट्स और 9800 कॉस्ट आ गई। और फरवरी की सबसे लोएस्ट आ गई विच इज 450 यूनिट्स, और इस केस में फरवरी की जो कॉस्ट थी टोटल 7400। अब इसको आप माइनस कर लें, चेंज कितना है, 400 यूनिट और 2400 डॉलर्स। सिंपली अब आप $2400 को यूनिट से डिवाइड कर देंगे ना जब, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाई लो मेथड में जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपने जो भी डेटा दिया हुआ है, आपको डेटा यहां तक दिया हुआ है 80 इस जून तक का डेटा, ये जो पीछे आप देख सकते हैं पीछे स्लाइड में जून तक का डेटा दिया हुआ है। अब पहला स्टेप ये है कि इस डेटा के अंदर आपने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल को हाईलाइट कर देना है। इस केस में हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 850 यूनिट है, इससे ज्यादा यूनिट तो किसी मंथ में नहीं कंज्यूम हो गए। और आपने लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को हाईलाइट कर देना है, यानी कि मेरा जो कंसिडरेशन है वो जून है एज अ हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, और इसी तरह फरवरी है एज अ लोअर एक्टिविटी लेवल। उसके बाद आपने हाईएस्ट एक्टिविटी में से लोएस्ट एक्टिविटी माइनस कर देनी है, और हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट में से लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट माइनस कर देनी है। कॉस्ट को आपने चेंज इन कॉस्ट को आपने चेंज इन एक्टिविटी लेवल से डिवाइड कर देना है, और जो भी आंसर आएगा वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। एक बार आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, उसके बाद काम आसान है। उसके बाद आप उसको चाहे इस वाले में जून की वैल्यूज में पुट कर दें या फरवरी की वैल्यू में पुट कर दें, आपकी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो जो बचेगी वो फिक्स कॉस्ट ही होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट दो ही चीजें में का मिला के होता है, या तो फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अगर सम करें तो वो टोटल कॉस्ट होती है। तो टोटल कॉस्ट में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूं तो बाकी जो बचेगी वो फिक्स कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं, हम हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल को यूज कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट जो जून की है वो 9800 है। हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो $6 पर आवर है। तो यहाँ पे कितने मेंटेनेंस आवर हुए हमें, 850। तो $6 को 850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 5100। अगर 9800 में से 5100 वेरिएबल कॉस्ट है तो हम इसको माइनस कर दें, बाकी जो बचेंगे वो फिक्स कॉस्ट ही होगी। एंड दिस इज हाई-लो मेथड with which we actually segregate variable cost and fixed cost in a data of mixed cost. ये जो आपने काम आखिरी में किया है, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू पुट करके आपने फिक्स कॉस्ट निकाली, इसमें आपकी मर्जी है। आप हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल भी यूज कर सकते हैं, लोएस्ट भी यूज करते हैं। अगर यहाँ पे आप 7400 माइनस 450 इंटू 6 भी करते तो आई थिंक आंसर यही आता। तो इसलिए ये आपकी मर्जी, आप किसी भी हाईएस्ट या लोएस्ट में से किसी में भी वैल्यू पुट करके फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने हाई लो मेथड यूज करते हुए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल ली और फिक्स कॉस्ट भी निकाल ली। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली सेग्रीगेट द कॉस्ट।
ठीक है, अगर आपने इसको रिग्रेशन की इक्वेशन बना के शो करना है तो आप शो कर सकते हैं y इज इक्वल टू आपका जो इंटरसेप्ट है वो 4700 है। हमने कहा था कि a जो है इंटरसेप्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट को हम स्लोप की जगह पुट करते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4700 प्लस 6 into x, which is level of activity. In this case, it is hours of maintenance. अब एक क्विक चेक क्वेश्चन कर लेते हैं। Sales, salaries and commissions are 10,000 when 80,000 units are sold and 14,000 when 120,000 units are sold. Using the high-low method, what is the variable portion of sales, salaries and commission? अब क्वेश्चन में ये अपेरेंटली समझ आ रही है कि सेल्स के जो सैलरीज हैं और कमीशन है वो मिला के दिया जाता है, उसमें से कुछ सैलरी जो है वो फिक्स्ड होगी और कुछ कमीशन बेस पे आती है। अगर तो 80,000 यूनिट सेल किए हैं इंडिविजुअल ने तो उसकी सैलरी आती है $10,000, और अगर उसने 120,000 यूनिट सेल किए हैं तो सैलरी आती है $14,000। इसके अंदर कुछ पोर्शन फिक्स है और कुछ वेरिएबल है, तो आपने हाई लो मेथड यूज करना है। इस केस में हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी सेग्रीगेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिर्फ दो ही लेवल एक्टिविटीज दी हुई हैं। इसका मतलब जो ज्यादा वाली है वो हाईएस्ट एक्टिविटी है और जो कम वाली है वो लोएस्ट एक्टिविटी है। तो सिंपली आपने करना क्या है, इनका डिफरेंस चेंज निकाल लेना है। 120 और 80,000 का जो डिफरेंस है वो 40,000 आ जाएगा और 14,000 और 10,000 का जो डिफरेंस है वो 4,000 आ जाएगा, और आपने 4,000 को 40,000 से डिवाइड कर देना है। तो मेरा ख्याल से आंसर $0.1 पर यूनिट आ जाएगा। और यही यहाँ पे इन्होंने किया है, हमने वही हाई लो मेथड यूज किया है, चेंज निकाला है और कॉस्ट को डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ यूनिट से और हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आई है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा सवाल ये है कि आप इसका फिक्स पोर्शन भी निकालें। तो फिक्स पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे कि टोटल कॉस्ट में से, जो कि टोटल कॉस्ट इस सेकंड केस को अगर हम यूज करें तो 14,000 है, इसमें हम जो हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली है उसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे। 0.1 को अगर 120,000 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12,000 आता है। तो टोटल कॉस्ट 14,000 है, इसमें से 12,000 माइनस करेंगे, आंसर 2,000 आता है। तो अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि $2,000 जो फिक्स पोर्शन है, और ये सॉल्व भी किया हुआ है जिस तरह हमने पहले किया था। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें पता है, वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12,000। इसको हम उस साइड पे ले जाएं तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, $14,000 माइनस $12,000 एंड आंसर इज $2,000 इज द फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो मेथड यूज करते हैं टू सेग्रीगेट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, दैट इज हाई लो मेथड। लेकिन अगर आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप रिग्रेशन इक्वेशन से भी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, और रिग्रेशन इक्वेशन हम देख चुके हैं। अ मेथड used to analyze mixed cost if a scattered graph plot reveals an approximately linear relationship between x and y variable. This method uses all of the data point to estimate the fixed and variable cost component of the mixed cost. The goal of this method is to fit a straight line to the data that minimizes the sum of squared error. अगर तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डेटा बहुत थोड़ा सा है, हमने 6 ऑब्जर्वेशंस देखी थी पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर हम ऊपर हम देखें ये बिल्कुल 6 महीने का डेटा था। तो क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ ना, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो हाई लो मेथड का जो रिजल्ट आएगा वो तकरीबन वही आएगा जो रिग्रेशन के इक्वेशन का आएगा। दोनों ही अच्छे मेथड हैं टू सेग्रीगेट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो
अज्यूम किया जाता है कि रिग्रेशन जो है वो बेटर मेथड है थोड़ा सा, और उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि रिग्रेशन बेहतर है हाइलो मेथड से, तो उसकी वजह यह है कि रिग्रेशन इक्वेशन में आपको याद होगा जब आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होगी, रिग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि 6 महीने के डेटा में से सिर्फ 2 महीने का डेटा यूज होगा। रिग्रेशन के अंदर सारा का सारा डेटा यूज होता है एनालिसिस में, तो इसीलिए जो सैंपल साइज है ना रिग्रेशन का वो हायर है, इसीलिए उसको ज्यादा रिलायबल कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे हाइलो मेथड में हमने सिर्फ प्रैक्टिकली दो एक्टिविटी यूज की है, द हाईएस्ट वन एंड द लोएस्ट वन। जबकि रिग्रेशन, अगर आपने रिग्रेशन को सॉल्व किया हो तो रिग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी की दो एक्टिविटी लेवल को सॉल्व करके आंसर निकाल लें, बल्कि रिग्रेशन के अंदर सारा का सारा डेटा का आपने वैल्यू पुट करनी होती है कैलकुलेट करके, और उसकी बेसिस पे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो इसलिए ऐसा बिलीव किया जाता है प्रैक्टिकली रिग्रेशन बेटर है। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो रिग्रेशन करना भी आसान है, क्योंकि रिग्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आराम से आप एक्सेल में डेटा डालें, एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करें और आपका इजीली आ जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा हाइलो मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटेंट काउंटिंग की डायरेक्ट टेक्निक है, जबकि रिग्रेशन एक्चुअली स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जो अकाउंटेंट्स यूज कर सकते हैं। बाकी रिग्रेशन की इक्वेशन आप लोग पहले देख चुके हैं और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर स्क्वायर से फिलहाल आपका कंसर्न नहीं है, ये गुडनेस ऑफ फिट का मैयर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा गुडनेस ऑफ फिट का जो मैयर है उसको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेग्रीगेट करना। चलिए इसको भी मैं स्किप करता हूँ। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक बात यहाँ पे देख लें कि वो इस बेसिकली जो स्लाइड है उसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आप देख लें कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट का फॉर्मेट होता है ना किसी भी डिसीजन मेकिंग का, चाहे वो ट्रेडिशनल है, चाहे वो कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे जो हम सीवीपी एनालिसिस में पढ़ेंगे, जो मैनेजमेंट यूज करे, चाहे वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए चाहे मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग के लिए, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए जितना डेटा बनाया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है जो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, यहाँ पे कहीं भी मिक्स्ड कॉस्ट नहीं यूज की जा रही, बल्कि कॉस्ट को सेग्रीगेट किया जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको आप इग्नोर करें। ये जब हम सीवीपी एनालिसिस की बात करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है और ये ग्रॉस मार्जिन से फर्क क्या होता है। फिलहाल आप ये देख लें कि चाहे वो ट्रेडिशनल यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें हो या मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें हो, मिक्स कॉस्ट कहीं भी यूज नहीं हुई हुई है, बल्कि उसके लिए हमें कॉस्ट को क्लासिफाई करना पड़ता है टू वेरिएबल एंड फिक्स, और फिर ही हम किसी डिसीजन मेकिंग पे पहुंच सकते हैं। और इसीलिए हमने ये दो मेथड डिस्कस किए, हाइलो मेथड एंड द अदर वन इज रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें हैं जो नाम बताए हुए हैं कि ये चीजें हम देखेंगे बजटिंग में, सीवीपी एनालिसिस में, सेगमेंट रिपोर्टिंग में, और स्पेशल डिसीजंस आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर होते तो उसमें हम देखते, तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं और ये चीजें वहां पे देखेंगे। अब आपसे रिग्रेशन के बारे में बात की हुई है थोड़ी सी मजीद डिटेल में। मैंने आपसे कहा था कि रिग्रेशन को सिखाना मेरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इजी वे बता देता हूँ कि अगर रिग्रेशन आपको कभी करनी पड़ जाए तो आपने सबसे पहले डेटा ले लेना है। ये मिक्स कॉस्ट का डेटा है, ये टोटल कॉस्ट हो गई और ये यूनिट कॉस्ट हो गई, और ये डेटा तकरीबन वैसे ही है जैसा हमने क्वेश्चन में देखा था, सिर्फ डेटा के नंबर ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी भी सेम है। टोटल एक्चुअली द डेटा जो है वो एक्सटेंडेड है, ज्यादा मंथ्स का डेटा है, फ्रीक्वेंसी तो 1 मंथ ही है। तो सिंपली हमने क्या कहा था, रिग्रेशन के अंदर जो इंटरसेप्ट होता है वो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, जो स्लोप होता है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, जो टोटल कॉस्ट है और जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, यानी वाई और एक्स हमें पता है, ए और बी हमें नहीं पता। ये वाई है जो कि टोटल कॉस्ट है, और नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टोटल कॉस्ट यूनिट्स पे डिपेंड कर रही होती है, यूनिट्स कॉस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है।
तो इस डेटा को अगर आप एक्सेल में सॉल्व करेंगे तो सिंपली और आगे चले जाते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है स्लोप का, आप स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्लोप के फॉर्मूले में रेंज देंगे, ये अगर आप y के कॉलम की रेंज y वाले जो बेसिकली पोर्शन है उसमें देंगे, और यहाँ पे x यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स का डेटा देंगे जो D4 से लेके D19 तक होगा, और ये आपके C कॉलम में y है तो C4 से C19 तक y का डेटा है। स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके अंदर डेटा इनपुट किया और ओके किया, और आपको आंसर वो दे देगा 2.768। इसका मतलब इस केस में जो डेटा हमने अभी पिछला पहले ये देखा है डेटा, इस डेटा में 2.768 इस डेटा की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये हमने एक्सेल के किस फॉर्मूले से निकाला? स्लोप से। इसके बाद हमने अगर इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इसके लिए अगेन जो फॉर्मूला यूज होगा वो इंटरसेप्ट का होगा। फॉर्मूलाज में जाके आप इंटरसेप्ट चूज करेंगे, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगेन आपने y की रेंज देनी है और x की रेंज देनी है, और आपको वो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर देगा जो इस केस में $2618 है। तो आज का जो गुडनेस ऑफ फिट, फिलहाल हमारी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो इधर तक ही था। आज के लेक्चर में हमारा मेजर जो फोकस रहा है वो मिक्स्ड कॉस्ट पे रहा है, और हमने ये देखा कि मिक्स्ड कॉस्ट अगर हो तो उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में स्प्लिट कैसे किया जाता है। दो मेजर मेथड हमने उसके अंदर डिस्कस किए, इसके मजीद भी मेथड होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमारी कंसिडरेशन में दो मेजर मेथड थे। वन इज द हाइलो मेथड, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। एक रीजन कि इट इज द प्योर पार्ट ऑफ योर कोर्स आउटलाइन, एंड सेकेंडली एग्जामिनेशन में आपको एक्सेल शीट यानी पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो होगा नहीं। तो पेपर पर्सपेक्टिव से आपको से ये तो पूछा जा सकता है कि रिग्रेशन को फाइंड करने के लिए मेथड क्या है, तो आप उसको वर्बली लिख सकते हैं कि इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज होता है टू फाइंड द फिक्स कॉस्ट, एंड स्लोप का फॉर्मूला यूज होता है टू फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट। आपसे ये पूछा जा सकता है रिग्रेशन और हाइलो मेथड में से ज्यादा बेहतर मेथड कौन सा है, उसकी रीजन पूछी जा सकती है। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो मुझे लगता है कि हाइलो मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट मेथड। आज का लेक्चर इधर तक ही था, और इसके बाद हम जो फर्दर डिस्कशन है वो फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। तो दिस इज इट। अल्लाह हाफिज।